अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सभी ठीक ठाक होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जारी किया था, उसी के मुताबिक होगा इंशाल्लाह। और आज का जो सेशन है वो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स और ट्यूब फीडिंग के ऊपर इंशाल्लाह होगा। और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स इस टॉक के ये होंगे कि पहले तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा स्लाइट इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की दूंगा। और उसके बाद जो सिस्टिक फाइब्रोसिस में इस सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनका थोड़ा सा मेंशन करूंगा। और मेन टॉपिक जो है वो फिर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स के हिसाब से उसके मैनेजमेंट और ट्यूब फीडिंग जो कि एक अदर ऑप्शन है सिस्टिक फाइब्रोसिस में, उसके ऊपर थोड़ा सा वो डिस्कशन किया जाएगा। और ये सर्जिकल ऑप्शन, ये ट्यूब फीडिंग के हिसाब से सर्जिकल ऑप्शन है, वो थोड़ा सा मेंशन किया जाएगा ताकि लोगों को थोड़ा सा इसका भी पता चल सके। तो इंट्रोडक्शन टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो ये जो है सिस्टम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हाजमे का सिस्टम, ये मुंह से लेकर डाउन ऑल द वे आउट होता है। और ये जो मेन चीज है शुरू से मुंह से लेकर मैदे तक जो चीज आती है ये एसोफेगस होती है, जो कि फूड पाइप जिसे कहा जाता है। फूड पाइप के बाद जो है ये मैदा जो कि स्टमक है, और मैदे के दाएं ऊपर ये जो है ये लिवर, और उसके बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टिन जो कि स्टार्ट होती है ये लिवर के पीछे से, और फिर ये स्मॉल इंटेस्टिन ये मिडल में है, और उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टिन जो है ये बाहर है, उसके बाद ये पाखाना नीचे से जब आता है वो एंड करती है। तो ये माशाल्लाह अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बहुत कम्पैक्ट बनाया हुआ है और उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, और ये कुदरत अल्लाह ताला की है कि ये सभी चीज़ें इतनी बेहतरीन तरीका से ये काम कर रही होती हैं। तो मैं वो पेनक्रियास का, आप सभी को जानते हैं कि पेनक्रियास, तो मैंने कहा कि चलो ये भी बता दूं कि पेनक्रियास आपको उस पिक्चर में नजर नहीं आ रहा था, तो वो कहाँ है। तो अगर आप इस एरिया को देखें तो ये जो पेनक्रियास है ना, ये स्टमक और ये लिवर के पीछे जो है ना ये हिडन अवे है। और इसमें ये गोल ब्लैडर है जो कि लिवर से आता है, और गोल ब्लैडर से ये बाइल आता है, जो बाइल भी जो है वो छोटी आंतों में वो ड्रेन करते हैं, बाइल का होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होती हैं जो कि फैट वगैरह अब्जॉर्प्शन के लिए अच्छी होती हैं। और ये जो है ना ये पेनक्रियास है, और पेनक्रियास से जो एमिलेज वगैरह एंड लाइपेज वगैरह जो हाजमे के एंजाइम्स होते हैं वो आते हैं। तो ये भी जो है पेनक्रियाटिक डक्ट वगैरह के हिसाब से ये ज्वाइन करता है स्मॉल इंटेस्टिन को ड्यूडेनम के पास। तो ये जो है ये वहाँ का सिस्टम है। और ये पीएच जो है ना, ये अभी आप अगर देखें तो ये पीएच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पेनक्रियास का एंजाइम जो होते हैं या जो पेनक्रियाटिक एंजाइम हम लेते हैं वो भी एक स्पेसिफिक पीएच में काम करते हैं। तो ये मुंह से अगर आप देखें ये टॉप पे ऊपर ये पीएच जो है मुंह में सलाइवा वगैरह की ये 6.5 से 7.5 जो प्रिटी न्यूट्रल किस्म की है। और जब मैदे की तरफ जाते हैं तो मैदे मैदे ऊपर वाले मैदे के हिस्से की जो पीएच है वो 4 to 6 होती है, और जितनी पीएच लो होती है उतना एसिड जो है वो ज्यादा उसकी नेचर होती है। सो 1.5 पीएच जो है इसका मतलब कि बहुत सख्त एसिड है, और जो 14 तक जाती है इसका मतलब है कि वो अल्कलाइन है, उसका अपोजिट एंड के ऊपर है। तो ये मैदे के ऊपर वाले हिस्से में 4 से 6.5 वो पीएच होती है, और नीचे वाले मैदा में जहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टिन स्टार्ट होती है वो 1.5 से 4 होती है। फिर ये ड्यूडेनम है जो कि स्मॉल इंटेस्टिन छोटी आंतों का पहला हिस्सा होता है जो कि स्टमक से जुड़ा हुआ होता है और स्टमक से शुरू होता है। तो जो हम पैनक्रियाटिक एंजाइम लेते हैं वो इस पीएच में यहाँ आकर जो है वो काम करना शुरू करते हैं। अगर यहाँ की पीएच जो है वो कम हो तो वो आपके एंजाइम जो है वो काम नहीं करेंगे। और उसके बाद ये बाकी का स्मॉल इंटेस्टिन जो कि क्वाइट अ फ्यू यार्ड्स के हिसाब से वो है, जिसमें कि हर किस्म के एंजाइम्स वगैरह दूसरे वो भी होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं, विटामिन अब्जॉर्ब होते हैं, आयरन कैल्शियम वगैरह वो सभी चीज़ें इसमें अब्जॉर्ब होती हैं। और फिर लार्ज इंटेस्टिन होती है, लार्ज इंटेस्टिन जो है इसमें भी जो है मेनली वाटर अब्जॉर्प्शन वगैरह होती है, और इनके ऊपर जो है वो टॉयलेट वगैरह जाने के लिए वो बहाना वो होता है। तो ये मेनली पीएच है जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक वो कई डिफरेंट ग्रेड से वो गुजरती है। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको खाने के हिसाब से बता दूं कि खाना का जो है इसका टाइम जो होता है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एरिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कितनी देर तक ठहरता है।
तो जब हम खाना खाते हैं तो उसे जो च्यू करते हैं वो तकरीबन हम 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन यही है कि जितना ज़्यादा च्यू करेंगे, यहाँ से एमिलेज वगैरह जो है वो भी उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो वो जितना च्यू करेंगे बेहतर है। लेकिन यहाँ मुंह में हम खाना जो नवाला वगैरह डालते हैं तकरीबन 1 मिनट तक के बाद रहता है। उसके बाद जो है ये ये स्टमक में चला जाता है, और स्टमक में ये जो है ये तकरीबन घंटा से लेकर 3 घंटे तक ये खाना रह सकता है। कई चीजें हैं जिसकी वजह से ये इसकी ट्रांजिट टाइम जो होता है कि इसका खाना कितनी देर वहां रह सकता है वो चेंज होता रहता है, फैट्स के हिसाब से, कंटेक्ट के हिसाब से होता रहता है, बीमारियों के हिसाब से होता रहता है। तो ये जो है ये तकरीबन अप टू 3 घंटे तक ये जो मैदे में रह सकता है। उसके बाद ये खाना जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जो कि ऊपर वाले हिस्से में भी आधा घंटा और 60 मिनट, जो कि आम जहाँ के एंजाइम स्क्रीट होते हैं वहां होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टिन, जो जैसे मैंने कहा कि ये क्वाइट फ्यू फीट्स और यार्ड्स है, तो इसमें अप टू 5 आवर्स जो है ये खाना रहता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टिन में जहाँ के ये 10 घंटे और सेवरल डेज, तो जो कॉन्स्टिपेटेड होती हैं वो सेवरल डेज के हिसाब से लगा लें, और जो ठीक ठाक रहती हैं वो हो सकता है कि 12 घंटे 10 घंटे वो काम होता है। तो ये खाना एक मुख्तलिफ, तो जब हम बच्चे को कह रहे होते हैं ना कि बच्चे ने मुंह में खाना खाया तो उसी वक्त वो बिल्कुल बाहर आ गया, तो ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसे आपने देख लिया कि खाना जब मैदे में जाता है तो मैदे में काफी देर तक ठहरता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, उसके बाद जाकर वो खाना निकलता है। लेकिन बच्चों में एक ये होता है कि वो कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स। तो वो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जो होता है उसमें ये होता है कि जब बच्चा खाना खाता है तो ये आंतें जो है ना वो स्टिमुलेट होती हैं, तो जो पाहाने वाली जगह है नीचे लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो स्टिमुलेट होकर पाहाना वहां से निकलता है। जो बच्चा खा रहा होता है उसको काफी देर लगनी है वहां पहुंचने तक। तो ये अमूमन कहते हैं कि जी बच्चे का खाना खाया उसी वक्त बाहर निकला है, तो वो बात नहीं होती है। ये जो पहले वहां होता है वो बाहर निकलता है, लेकिन स्टिमुलेशन जो है वो खाने से होती है। उसके बाद है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की प्रॉब्लम सिस्टिक फाइब्रोसिस में कौन कौन सी होती हैं। तो ये जो आपकी स्क्रीन के बाएं तरफ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स है, इसे हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके दाएं तरफ ये है गैस्ट्रोएसोफेजियल वेरिसिस। तो ये गैस्ट्रोएसोफेजियल वेरिसिस ऐसी होती है कि जैसे बंदों को पाइल्स वगैरह हो जाती हैं, तो ये ऐसे ही समझें कि मैकेनिज्म यही है, जाके ब्लड वेसल जो है फूल जाते हैं ये फूड पाइप में, तो वो कई दफा ब्लीडिंग करते हैं, और इनके फूलने की वजह होती है कि लिवर प्रॉब्लम और स्प्लीन वगैरह के हिसाब से इनकी हाइपरटेंशन हो जाती है, यहाँ प्रॉब्लम होती है, लिवर सिरोसिस हो जाता है। तो उसके बाद ये जो है जो नालियां वगैरह है वो फैलना शुरू हो जाती हैं, फूलना शुरू हो जाती हैं, जिससे कि वॉमिटिंग ब्लड वगैरह जो है वो बच्चा जो है वो बच्चा या बड़ा जो भी है वो वॉमिट कर सकती हैं। तो ये कफिंग अप वॉमिट नहीं, ये वॉमिटिंग कहता है कि मैदे से जो है या फूड पाइप से वॉमिटिंग बच्चा कर सकता है। तो ये हेपाटोबिलियरी जो बिलियरी ट्रैक्ट के जहाँ गोल स्टोन्स वगैरह के हिसाब से होता है, ये लिवर होता है, उस प्रॉब्लम के साथ ये एसोसिएटेड होती है। उसके बाद इंटरसेप्शन है, और इंटरसेप्शन ये होता है कि जहां ये स्मॉल आंत बड़ी आंत के साथ होती है, तो कई दफा ऐसा होता है कि छोटी आंत बड़ी आंत के अंदर चली जाती है, तो उससे वो जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, और ये मेनली जो है ये सिस्टिक फाइब्रोसिस के होने का इम्कान ज्यादा होती है। हालांकि जो बच्चे जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं होता उन्हें भी हो सकता है, और आम उन बच्चों में जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं है इसमें तकरीबन 8-9 महीने की उम्र में इसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसके बाद बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस में किसी वक्त भी हो सकता है। और फिर ये बाएं तरफ जो मेकोनियम आलिस है, मेकोनियम आलिस जो है ये सीएफ के बच्चों की पैदाइश के वक्त जो होता है वो होता है कि आंतों में जो स्टूल होता है वो इतना होता है कि वो जम जाता है, तो उससे जो है वो ब्लॉकेज हो जाते हैं, बच्चे का पेट फूल जाता है, वॉमिट हो जाती है, और वेरी उन्हें ऑपरेशन वगैरह की भी जरूरत पड़ सकती है। और हमारे ग्रुप में कई ऐसे बच्चे हैं जिनको मेकोनियम आलिस हुआ था, उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ी थी, और सर्जरी जब पड़ती है तो फिर उसके बाद न्यूट्रिशन वगैरह की प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, और आइंदा भी कई दफा उनके साथ कॉम्प्लिकेशन जो हो जाती हैं। और ये जो DIOS है, ये डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है सिंड्रोम वो है। तो ये भी मेकोनियम आलिस की तरह ही है, लेकिन ये आम बड़े बच्चों में या एडल्ट्स में होता है, और इसका भी यही है कि इसी एरिया में राइट हैंड साइड के ऊपर होता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन की तरह ही होता है, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, क्योंकि ये स्पेशली इसको ये टर्म इसलिए दी जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन जो होती है वो पेट के बाएं तरफ होती है, जहां से बाद में पाखाना निकलता है ये, लेकिन ये दाएं तरफ होती है। तो ये जब फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है तो ये लंप जो है ये भी फील हो सकता है, और बच्चों को जो दर्द वगैरह भी होता है और पेट भी फूल जाता है इससे भी, तो इसके लिए भी जो है वो बाउल क्लियरेंस जो है वो करना पड़ती है।
उसके बाद ऑन द राइट हैंड साइड ये रेड में ये मैं पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी और पैनक्रियाटाइटिस लिखा हुआ है, जो कि हम पहले सेशन में वो डिस्कस कर चुके थे, और जिसके लिए कि ये पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी की वजह से एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो वो लेना पड़ती है। और उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टिन है जिसमें भी ओवर ग्रोथ हो जाती है, ये बैक्टीरिया वगैरह जो है वो कई मुख्तलिफ किस्म के जो वो जमा हो जाते हैं, या फाइब्रोजिंग कोलोनोपैथी हो जाती है जिससे कि नैरोइंग वगैरह हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है कोलोन की। और ये रेक्टल प्रोलैप्स आता है जब जो हेमरोइड्स की तरह ही होता है कि हेमरोइड्स तो वो वीनस कंजेशन होती है, तो ये होता है कि जो बैक पैसेज होता है वो जब बच्चा स्ट्रेन करता है तो वो नीचे जो है वो निकल आता है। तो ये स्पेसिफिकली होता है यहाँ वेस्ट में होता है कि अगर किसी बच्चे को रेक्टल प्रोलैप्स के साथ कोई प्रेजेंट कर रहा है तो उसके लिए ये करते हैं कि उसका सिस्टिक फाइब्रोसिस टेस्ट किया जाता है, क्योंकि तकरीबन 3 to 4% जो बच्चे जो रेक्टल प्रोलैप्स वाले होते हैं उनको सिस्टिक फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम होती है। तो ये ओवरऑल जो है ना, ये मैंने वेरी ब्रीफली जो है ओवरऑल दिया कि टॉप से लेकर बॉटम तक जो आम जो है कंडीशन जिनमें के सिस्टिक फाइब्रोसिस इन्वॉल्व हो सकती है वो मेंशन कर दूं। इसके अलावा भी और भी माइनर और भी कई चीजें होती हैं, ये मेन चीजें हैं जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के साथ इनका ताल्लुक होता है। इसके बाद आए गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स की तरफ कि इसे डिस्कस करते हैं। तो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स ये है क्या, ये कौन सी बला है जिसको कि हम इतना टाइम अब देना चाह रहे हैं। तो ये मैंने आपको मैदे का जो है ये पिक्चर दिखा रहा हूँ, ऊपर से जो है वो फूड पाइप आ रहा है जिसे कि ये एसोफेगस कहा जाता है, और ये एरिया जो है ये स्टमक का है, और स्टमक जो है ये शेप इसकी ऐसे ही होती है, कलर्ड हुआ होता है, और जहाँ ये फूड पाइप स्टमक में एंटर होता है वहाँ एक फिजियोलॉजिकल जो है वो मसल होता है, वो जो है जिसे कार्डिया कहते हैं, और ये मसल जो है अमूमन क्लोज रहता है, और जब हम खाना खाते हैं तो ये स्टिमुलेट होता है, ये उस वक्त ओपन होता है जब आप खाना स्वॉलो करते हैं, और जब खाना स्वॉलो करके ये नीचे आता है तो फिर इसको ये नीचे जाने देता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने एक बनाया हुआ है कि जब खाना हमने खाना है तो इसने मैदे में जाना है, लेकिन उसके बाद ये बंद कर देता ताकि मैदा अपना काम करता रहे और खाना हजम होता रहे और ये खाना फिर ऊपर ना आए। लेकिन जब ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स होता है तो ये मसल जो है वो सही काम नहीं करता। तो उसमें एक ये हो जाता है कि कई बच्चे जो प्रेमेच्योर पैदा होते हैं उनमें, या कई टर्म बेबी होते हैं पैदा होते हैं, तो उनमें ये इसका फंक्शन जो होता है वो डिलेड मैच्योरेशन होती है, सही तरह से काम नहीं कर रहा था, तो उसकी वजह से ये कई दफा ये मसल लूज रहता है कि जिसकी वजह से जब हम खाना खाते हैं तो खाने के बाद ये बजाय इसके खाना नीचे की तरफ स्मॉल इंटेस्टिन की तरफ जाए, कुछ खाना जो है वो ऊपर भी आ जाता है, तो उस जो खाने के ऊपर आने को गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स कहते हैं। और ये जैसे बच्चे ने, ये बाप ने उठाया हुआ है तो उसने माशाल्लाह काफी बेहतरीन तरीका में डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ये कैसे होता है, तो वॉमिट करते हैं। तो ये जैसे मैंने कहा कि प्रेमेच्योर बेबीज में ये क्योंकि उनके वो फिजियोलॉजिकल चीजें अभी से डेवलप नहीं हुई होती हैं, वो जो है इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, और जो प्रेमेच्योर बेबी न्यूनेटल यूनिट होती है, आप जब वहाँ की विजिट करें तो सभी बच्चों को ट्यूब फीडिंग की जा रही होती है, क्योंकि ये उसका एक तरीका कार है देने के लिए, क्योंकि वो सक भी नहीं सही तरीका से कर सकते, स्वालो भी नहीं कर सकते, और उनके ये मैकेनिज्म जो है वो भी ठीक नहीं होता है। और उसके बाद जो है ये टर्म बेबीज, वो उनको भी ये प्रॉब्लम इसी वजह से कई दफा हो सकती है, और इट कैन टेक गॉट अ फ्यू मंथ्स उसको सही होने तक। तो जैसे मैंने कहा कि ये कई दफ़ा हम ये GOR और GER वगैरह की टर्मिनोलॉजी में फंस जाते हैं, तो वो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश और अमेरिकन जो हैं बोलते तो इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश का जो है डायलेक्ट वगैरह भी और प्रोनाउंसिएशन भी ये मुख्तलिफ है, और स्पेलिंग से भी कई अल्फाज के जो है मुख्तलिफ होते हैं। तो ब्रिटिश में एसोफेगस को O से लिखा जाता है, और अमेरिकन में ये अमेरिकन इंग्लिश में E से लिखा जाता है, और इसीलिए जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स GOR है वो एसोफेजियल O के हिसाब से आता है, लेकिन आप अमेरिकन जो है लिटरेचर देखेंगे तो उसमें GER होता है, क्योंकि एसोफेगस को E से जो है वो किया जाता है। और इसी तरह ये गोड और गर्ड जो कि एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर है या डिजीज है, वो उसमें आता है। तो ये स्लाइट जो है स्पेलिंग्स की डिफरेंस है, लेकिन मेन चीज जो हम बात कर रही होती है वो एक ही होती है। तो कई दफा होता है कि वॉमिटिंग और पॉजिटिंग, इसका भी मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा फर्क आपको बता दूं। ये पॉजिटिंग जो होती है ये अमूमन बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो ये पॉजिटिंग जो ऐसे करने के थोड़ा सा जैसे स्पिटिंग है कि बिल्कुल थोड़ा सा आ गया, या जब बच्चा मिसाल के तौर पे फीड कर रहा है और बच्चे को आपने बर्प करवाया दरमियान में से, तो वो थोड़ा सा जो है ना वो मिल्क बाहर आ जाता है। लेकिन जो वॉमिटिंग होती है ये थोड़ा सा उससे ज्यादा फोर्सफुल होती है, और ये
कुछ इंच दूर जाकर जो वो निकलती है और इसकी मिकदार भी ज्यादा होती है। तो ये जो है कई दफा वालिदैन के ऊपर मसला है कि वो कैसे उसको परसीव करते हैं कि ये क्या, ये वॉमिटिंग है या पॉजिटिव है। लेकिन उसको देखने से और जिस अंदाज से बच्चा जो है वो स्पिट कर होता है, ये वॉमिट कर होता है, वो अंदाजा हो जाता है कि ये क्या है। और ये पॉस्टिंग तो बहुत कॉमन है और उसको कुछ करने की भी जरूरत भी नहीं होती है। और जो वॉमिटिंग होती है ये इसमें भी कई वजूहत हो सकती हैं, जिसमें कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स एक उसकी रीजन है। तो ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स कितना कॉमन है? जैसे मैंने ये प्रेमेच्योर का बोला, ये तो उनमें काफी कॉमन है, लेकिन उसके बावजूद जो टर्म बेबी पैदा होते हैं उनमें भी ये काफी हद तक ये कॉमन होता है, बिलखसूस अप टू 3 मंथ्स। और ये तकरीबन साल से लेकर 1.5 साल तक की उम्र तक होता रहता है या हो जाता है। उसके बाद अमूमन जो है वो खुद ठीक हो जाता है। एक और ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जो है ये भी सिमिलरली काफी कॉमन है और काफी बच्चे इसके सिम्टम्स भी जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो वो मैं अभी कुछ बता दूंगा, लेकिन ये भी जो है अप टू 1 ईयर ऑफ एज 10% ऑफ द इन्फेंट्स जो है उनको इसके सिम्टम्स अभी जो है वो बाकी ही रहते हैं। एक और स्टडी में जो है ये सिस्टिक फाइब्रोसिस जर्नल में ये स्टडी पब्लिश हुई थी जस्ट 3 इयर्स अगो। तो उसमें भी कहा कि अप टू 50% जो छोटे बच्चे हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको ये प्रॉब्लम अंडर 3 मंथ्स की एज में होता है। और जैसा कि वो पहले कह चुके हैं 12 से 14 महीने या 1.5 साल तक जो है वो टाइम लग जाता है उन्हें रिकवर होने के हिसाब से। और ये अमूमन ये होता है कि इसके एपिसोड जो होते हैं ये बहुत ये लगातार नहीं होता है, अमूमन खाने के बाद होता है। और खाने के बाद जो 2-3 मिनट तक रहता है उसके बाद ये चीज़ खत्म हो जाती है। तो ये लगातार वॉमिटिंग इसकी नहीं होती है, लेकिन अमूमन होता है कि खाने के बाद ही होता है, थोड़ी देर के लिए, तो उसके बाद ठीक हो जाती है। तो ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, यहाँ मैंने GER लिखा है क्योंकि ये जो है पब्लिकेशन ये अमेरिकन जर्नल के हिसाब से वो हम वहाँ से थी, तो मैंने कहा कि चलो उन्हें क्रेडिट देता हूँ, उनके स्पेलिंग वही रहने देता हूँ जो उनके हैं। तो ये फर्स्ट डिस्क्राइब सिस्टिक फाइब्रोसिस में आज से 45 इयर्स पहले 1975 में ये डिस्क्राइब हुआ था सिस्टिक फाइब्रोसिस में गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स। और उन्हें देखा कि कम से कम हफ्ता में अगर एक दफा सिम्टम्स होते हैं तो उन पेशेंट्स की तादाद जो होती है तकरीबन 50% या 46% जो बच्चे थे ऑफ एडोलेसेंट एज उन्हें सिम्टम्स इसके होते थे। और जो एडल्ट्स हैं उन्हें भी तकरीबन 1/4 to 40% ऑफ एडल्ट्स जो हैं वो भी इसे एक्सपीरियंस करती हैं। और कई दफ़ा ये कंडीशन जो है ये फीमेल जो है उनमें ज़्यादा पाई जाती है, और बिलखसूस वो जिन्हें वेट वगैरह का भी इश्यू होता है। तो इट्स प्रीटी कॉमन, और इसीलिए मैंने कहा कि चलो इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल के हिसाब से डिस्कस किया जाए। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस की जो कुछ पब्लिकेशन है उनका आप देखें बिलखसूस बच्चों में, तो वो ये है कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स अप टू 80% के बच्चों में ये होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये क्वाइट कॉमन है। और जो 50% ऑफ द CF पेशेंट्स हैं वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो कि एक ट्रीटमेंट है उसके ऊपर उन्हें ली होती है। और ये ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स के लिए भी हो, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ये जैसे ओमेप्राजोल और लैंज़ेप्राजोल जो कि एसिड कट डाउन वाली मेडिसिन होती है वो होती हैं। तो इनको क्रियॉन की मिकदार उसको एक्टिवेट करने के हिसाब से भी किया दी जा सकती है कि वो हो। तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि इन्हें हो सकता है कि हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो, या ये भी हो सकता है कि क्रियॉन की मिकदार जो है वो ज्यादा ले रहे थे और उसको एफिशिएंट सिस्टम को करने के लिए इन्हें ये पंप इनहिबिटर्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दिए जा रहे हैं। लेकिन अप टू 50% ऑफ दोज पीपल एक्चुअली आर टेकिंग दोज मेडिसिन्स। अब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा क्यों है, उसकी कुछ जो वजूहत हैं वो मैंने यहाँ लिखी हैं। एक तो ये है कि फिजियोथेरेपी, और फिजियोथेरेपी से ये है कि हम उनके चेस्ट को जो है वो कार्य होते हैं, बैंग कार्य होते हैं, पैटिंग कार्य होते हैं, टैपिंग कार्य होते हैं, कई दफा उनका जो हेड वो भी थोड़ा सा नीचे होता है। तो वो जो है कुदरती तौर पे जो है वो रिफ्लक्स हो जाता है कि ये रिफ्लक्स यही है कि जैसे मैदे में कोई लिक्विड है, दूध है, तो ये ऐसे समझे कि एक जैसे ये ग्लास है और ये ग्लास जैसे मैंने ये पकड़ा हुआ है, तो इस ग्लास को मैंने सीधा रखा हुआ है तो पानी इसमें रहेगा, लेकिन अगर मैंने उल्टा किया तो वो पानी जो है वो नीचे वो आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल बहना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह ये भी कि स्टमक अगर फुल है तो आपने मुंह हेड को नीचे किया जिस्म के मैदे के लेवल से, तो वो जो है वो खाना जो है या फीड जो है वो बाहर आ जाएगी इन बच्चों में जिनको ये प्रॉब्लम होती है। बाकी एनजी ट्यूब जिन बच्चों की होती है
उनको भी ये रिफ्लक्स हो सकता है, क्योंकि जहां मैंने वो कहा था कि कार्डिया का मसल जो है वो टाइट हो जाता है, तो जब उसमें से ट्यूब जा रही होती है तो फिर वो कुदरती तौर पे वो थोड़ा सा खुला रहता है, तो उसमें हो जाता है। तो ये गैस्ट्रो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या ट्यूब फीडिंग जो है, ये रिफ्लक्स की ट्रीटमेंट भी होती है, लेकिन इसके होने से रिफ्लक्स भी हो सकता है। उसके बाद ये खांसी से जो है ना, वो हमारे मैदे का और पेट का प्रेशर जो है बढ़ता है, डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ मूव होता है, तो उसके साथ जो है वो चीज जो होती है कि वॉमिटिंग जो है वो हो जाती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में एक और कंडीशन होती है जिसको कहते हैं गैस्ट्रोप्रेसिस। तो गैस्ट्रोप्रेसिस होता है कि ये मैदा जो है इसका मूवमेंट जो होती है वो स्लो होती है। स्लो होने से फिर जो है खाना ज्यादा देर तक मैदे में रहता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो आगे नहीं जाता जल्दी से, तो जितनी देर वो रहेगा उसके इम्कान ऊपर आने के फिर वो ज्यादा है। तो गैस्ट्रोप्रेसिस स्पेसिफिकली जो है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस में इंटेस्टाइनल प्रेसिस जो है कि बाकी का मैदा भी जो कई दफा सुस्त होता है, वो काम सही तरीका से नहीं करता है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर होता है कि एब्डोमिनल प्रेशर, जैसे ये मैंने बताया कि गैस जमा हो जाती है या कॉन्स्टिपेशन बच्चे को हो जाती है या मेकोनियम आलियस सिक्यूलेंट वगैरह के चक्कर हो जाता है, तो ऐसी चीजों से भी मैदे का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि रिफ्लक्स होने के इम्कान ज्यादा होते हैं। फिर डाइट का जो है वो काफी रोल होता है, और डाइट क्योंकि हम कहते हैं कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में फैट कंटेनिंग डाइट देना चाहिए, क्योंकि इसमें कैलोरीज ज्यादा होती हैं, लेकिन फैट वाली जो चीज होती है वो भी जो है वो गैस्ट्रोसॉफिक रिफ्लक्स को ज्यादा कर सकती है। और उसका भी यही होता है कि मैदे का वो टाइमिंग जो है खाना वो ज्यादा रहता है, या मैदे में जो एंजाइम्स के इंस्क्रीट होते हैं वो भी उसको स्लो कर देते हैं, तो वो गैस्ट्रोप्रेसिस जो होती है वो ज्यादा हो जाती है फैट की वजह से। लेकिन हालांकि जैसे मैंने नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का कहा है या फिजियो का कहा है, ये चीजें ऐसी होती हैं जिससे कि ये हो सकता है, रिफ्लक्स हो सकता है, लेकिन हम उन चीजों को बंद नहीं करेंगे, लेकिन उसको मिटिगेट करने के लिए हम दूसरी कोई और चीजें करेंगे, क्योंकि अगर ये ऐसा करना शुरू कर दिया तो फिर बच्चे की जो खुराक है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी और वेट की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये मेन चीजें हैं जिससे सिस्टिक फाइब्रोसिस में गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब सिम्टम्स क्या हैं ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स के? एक तो जैसे मैंने कहा कि फ्रीक्वेंट स्पिटिंग या फूड का ऊपर आना वो होता है, और अमूमन ये खाने के बाद होता है। और उसके साथ ये बच्चों को जो है वो डिस्कम्फर्ट होती है, वो इसलिए कि जब मैदे में से चीज दूध वगैरह ये खाना ऊपर आता है, तो जैसे मैंने वो पीएच आपको बताई थी कि डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट होती है, तो स्टमक में जो पीएच 1.5 है, इस वेरी एसिड, वेरी एसिडिक है, तो वो जब ऊपर आता है एसोफेगस में, फूड पाइप में, जहां पीएच जो है वो कम होती है, तो वहां वो बर्न होती है, जैसे कि हार्ट बर्न के हिसाब से कहा जाता है, तो वो हार्ट बर्न तो बच्चे को डिस्कम्फर्ट होती है और बच्चा अनसेटल्ड होता है, स्पेशली आफ्टर फीडिंग के हिसाब से। और ये जब वॉमिटिंग वगैरह होती है, तो डिपेंड्स कि कितनी सीवियर हो रही है और बच्चा जो है कितना खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है, तो उससे फिर जो ये वेट गेन बच्चे का वो मुतासर होना शुरू हो जाता है। जब ये रिफ्लक्स होता है, जब हम कह चुके हैं कि स्टमक में से मैदे से ऊपर फूड पाइप में आता है, तो कई दफा होता है कि ये फूड पाइप के लोअर हिस्से भी आ जाता है, कि मिडिल हिस्से तक आ जाता है, कि पूरा गले तक जो आता है, जो वॉमिटिंग ऑब्वियसली होती है तो मुंह के तक आती है। तो वो कई दफा ऐसा होता है कि ये बच्चा उसके ऊपर चोक करता है, और चोक का होता है कि ये जब चोकिंग होती है कि जब बच्चे में ये मुंह में कोई चीज है, जैसे सलावा भी है, खाना भी है, पानी है, या मैदे से ऊपर जो चीज आई है वो एयरवेज की तरफ से फेफड़ों की तरफ जाए, तो फेफड़े जो है वो ऐसी चीजें वहां नहीं जाना चाहिए। तो ये भी एक कुदरती निजाम है चोकिंग का। जब कोई चीज वहां दाखिल होने की कोशिश करती है तो इंसान चोकिंग करता है, जोर जोर से खांसी आती है ताकि एयरवेज क्लियर हो जाए, तो ये चोकिंग एपिसोड भी हो जाती है। और कई दफा होता है उन्हें हम कहते हैं साइलेंट एस्पिरेशन, कि ये चोकिंग खूब फूड खाया है लेकिन वो किसी को चोकिंग हुई नहीं है, तो वो थोड़ा थोड़ा ट्रिकल डाउन होके वो लंग्स में चला जाता है, तो उस लंग्स में चले जाने से फिर ये चेस्ट इन्फेक्शन, जिससे कि एस्पिरेशन की वजह से होते हैं, या वीजिंग वगैरह वो भी हो जाती है। तो ये जब वीजिंग वगैरह होती है तो जरूरी नहीं होता है दमा ही है, तो इसकी भी कई चीजें हो सकती हैं। और कई सीएफ वाले मरीज जो होते हैं वो वीजिंग वगैरह के साथ प्रेजेंट करते हैं डॉक्टर्स को, तो वो कहते हैं कि इसे दमा की तकलीफ है, तो हालांकि ये दमा नहीं होता है। तो ये चीज देखना पड़ती है कि क्या ये चोकिंग एस्पिरेशन तो नहीं हो रही है, या साइलेंट एस्पिरेशन तो नहीं हो रही है, जिससे कि लंग्स में वो मुतासर हो रही है।
उसके बाद जैसे मैंने कहा कि ये एसिड जो होता है रिफ्लक्स होके फूड पाइप में आता है, ऑसोफेगस में आता है, तो उससे उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है और इन्फ्लेमेशन से वो इरिटेशन होती है और पेन होता है। और जहां भी इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे कट वगैरह हमारी स्किन के ऊपर लगता है तो स्कार बन जाते हैं, तो ऑसोफेगस में भी स्कारिंग हो सकती है, जिससे ये ऑसोफेगस फूड पाइप जो बॉटम वाला हिस्सा होता है वो फिर नैरो हो जाता है, जिसे कि पैरेट्स वो ऑसोफेगस कहते हैं, जिसका वजह से वो नैरोइंग हो जाती है, वो परमानेंट हो जाती है। और जब बच्चों को तकलीफ होती है, और मैं अमूमन यही कहता हूँ कि बच्चों की साइकोलॉजी जो बड़ों से तेज होती है, तो बच्चे एसोसिएट करते हैं कि हमारे ये दर्द, हमारी ये तकलीफ, ये वॉमिटिंग, ये टमी एक वगैरह जो है जब हम खाते हैं तो उससे होती है। तो बच्चे ये फिर खाना कम कर देते हैं, जिसे कि फूड अवर्शन बिहेवियर कहते हैं। और इसका मतलब आपने लास्ट टॉक में भी सुना जो बिहेवियर इशू के साथ हम डिस्कस कर रहे थे, कि फिर बच्चा जो वो खाना कम कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस खाने से तकलीफ होगी। और ये कई दफा होता है कि बच्चे को इतनी तकलीफ होती है, बच्चा वो बैक आर्चिंग करता है, उनकी मूवमेंट जो है उनसे आप देख सकते हैं, जिसके सैंडिफर सिंड्रोम के नाम से भी याद किया जाता है। तो ये अमूमन सिम्टम्स होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि बच्चे को वो तकलीफ हो रही है। अब हमने डायग्नोसिस से कैसे करना है, तो डायग्नोसिस के लिए अमूमन ये है कि एक गुड हिस्ट्री दी जाए, जो कि ये चीजें जो मैंने अभी ऊपर जिक्र की हैं, डॉक्टर्स को चाहिए कि वो मरीज या पेरेंट्स से पूछे उनके मुतालिक। तो आप एक डिटेल्ड हिस्ट्री से ये ना साबित कर सकते हैं, या प्रूव कर सकते हैं, या कंक्लूड कर सकते हैं कि बच्चे को गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर उससे भी कुछ है या शक है, या कई पेरेंट्स होता है नहीं जी हमने ये डेफिनेट टेस्ट करवाना है, तो उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हैं, जो कि मैं अभी उनका भी जिक्र कर देता हूँ। एक होता है कि पीएच स्टडी होती है, जो कि प्रोब होती है, जो कि एक जैसे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है, वो ट्यूब जो है वो मुंह से या नाक से जो है वो डाली जाती है, जो कि मैदे में नहीं बल्कि मैदे के ऊपर जो फूड पाइप का लोअर हिस्सा होता है, जो ये स्क्वायर बनाया हुआ है, वहां होती है। तो इसमें जो वो पीएच मॉनिटरिंग का जो है वो इलेक्ट्रोड वगैरह होता है, जिससे कि पता चलता है वहाँ की पीएच कितनी है। फिर वो जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो वो रिकॉर्ड होता है, और फिर ये तकरीबन कई दफा होता है ये 24 आवर्स जो है ये स्टडी होती है 24 आवर्स के लिए। तो डालने से पहले ये होता है कि रिकॉर्डिंग से पहले ये करते हैं कि एक्सरे कर लेते हैं, ताकि पता चल जाए कि ये ट्यूब राइट पोजीशन पे है। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे ये ट्यूब ज्यादा नीचे चली गई, मैदे में चली गई, तो मैदे में तो वैसे स्टमक होना है, तो उसके फिर वो फायदा नहीं होगा। तो इसका ये होता है कि ये मैदे से ऊपर एसोफेगस या फूड पाइप है, उसके लोअर एंड पे उसकी जो वो पोजीशन होना चाहिए, जहाँ के अमूमन एसिड नहीं होता है, तो वहां होना चाहिए। फिर जो रिफ्लक्स होता है, तो वो एसिड जो रिफ्लक्स ऊपर आएगा तो वो एपिसोड जो है वो करते हैं। और पेरेंट्स जो है वो एक डायरी रखते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे फीड किया है तो टाइमिंग लिख देंगे कि बच्चे को हमने फीड किस वक्त किया है, या अगर बच्चे को डिस्कम्फर्ट हो रही है, जो कि बच्चे वो समझते होंगे कि ये शायद रिफ्लक्स की वजह से हो रहा है, वो टाइम लिख देते हैं। तो जब स्टडी किया जाता है इस पीएच की मॉनिटरिंग को, तो फिर उन स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो है बच्चे की वो पीएच उस वक्त देखी जा सकती है, जो खाने के साथ या खाने के बाद होती है, या जब बच्चे को प्रॉब्लम होती है पेन वगैरह के हिसाब से, तो वो एनालाइज किया जा सकता है। तो ये 24 आवर पीएच स्टडी होती है जो आम की जाती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अमूमन स्टडीज कम करना पड़ती है, क्योंकि क्लिनिकल हिस्ट्री जो है वो काफी होती है। एक होता है कि आप एक्सरे करवा सकते हैं। तो एक्सरे जो है वो भी होता है कि ऐसी दवाई लेते हैं, ऐसी चीज लेते हैं जैसे बैरियम वगैरह है, या एक लिक्विड की चीज होती है जो कि एक्सरे के ऊपर वो नजर आती है, तो वो बच्चे को पिलाई जाती है। और पिलाने को वो स्वालो कहते हैं, और ये कई दफा किया जाता है कि देखेंगे बच्चा स्वालो सही कर रहा है या नहीं है, या क्या ऊपर जो मैकेनिज्म मसल्स स्वालोइंग है वो ठीक काम कर रहे हैं, या जैसे चोकिंग का मैं कह रहा था या साइलेंट एस्पिरेशन का था, वो चीज तो नहीं हो रही है, कि कोई स्वालोइंग के दौरान जो है वो लिक्विड वगैरह जो है वो जो सांस वाली नाली है उसमें तो नहीं जा रहा है। तो उसको स्वालो के लिए स्वालो टेस्ट जो है वो उसको चेक कर लेते हैं। और फिर जो बैरियम मील है वो जो है वो सारा के सारा मैदे में जाता है, और फिर देखते हैं कि क्या मैदे में से ये ऊपर आता है या नहीं आता है। तो ये जो एक्सरे की पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें ये है कि ये मैदे में ये बैरियम है, और फिर ये एरो आपको बता रहा है कि ये जो है ये लोअर थर्ड जो है उसके एसोफेगस में जा रहा है, रिफ्लक्स हो रहा है। कई दफा होता है कि ये जो है ऑल द वे अप टू द थ्रोट आता है, और फिर थ्रोट के बाद ये एस्पिरेट हो जाता है। तो वो जो है डिग्री ऑफ सेवेरिटी जो है वो आपको बता सकता है कि ये कितनी है। उसके बाद है कि अगर देखने के
लोअर एंड ऑफ एसोफेगस से फूड पाइप, क्या उससे इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वो कैमरा भी डाल के वो भी देखा जा सकता है, जिसके एंडोस्कोपी कहते हैं या गैस्ट्रोस्कोपी कहते हैं या अपर जीआई एंडोस्कोपी कहते हैं। तो उसमें ये है कि कैमरा जो है वो डाला जाता है और उसके साथ वो देखा जा सकता है कि इसमें क्या कुछ है। कई दफ़ा एडल्ट्स में होता है, वो भी प्रॉब्लम होती है। ये जो बैरेट्स एसोफेगस वगैरह का मैं जिक्र कर रहा था, इससे कई दफ़ा जो है एडल्ट्स में, कि दूसरे लोग जिन्हें रिफ्लक्स होते हैं, जरूरी है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, उनको जो है वो बैरेट्स में कई दफ़ा ऐसी चीज़ें आ जाती है, मेटाप्लेजिया आ जाता है, जो कि लाइनिंग ऑफ एसोफेगस जो है वो चेंज हो जाती है और उसमें कैंसर वगैरह होने के भी इम्कान है। तो इस प्रोसीजर से, एंडोस्कोपी से, हम जो है वो बायोप्सी भी ले सकते हैं टेस्ट करने के लिए कि उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं डेवलप हो रही कि ट्यूमर वगैरह की चीज़ तो कोई नहीं है। उसके बाद जो होता है, ये मसल जो है, इसकी जो प्रेशर है वो भी मेजर किए जा सकते हैं। वो भी इसी तरह जो इलेक्ट्रोड पीएच स्टडी की तरह उसी की तरह इलेक्ट्रोड होता है, उसमें जो है डिफरेंट एरिया के वो डिफरेंट जो है वो प्रेशर जो है वो चेक करते हैं। तो ये होता है कि खाने के साथ जब खाना खाते हैं तो फूड पाइप जो है वो मूव होता है, वो नीचे की तरफ उस फूड को मूव करता है। और कई ऐसी कंडीशन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, उनमें या अब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस आ जाती हैं, जिनमें कि वो पेरिस्टालिसिस जिसे कहते हैं, मसल कोऑर्डिनेशन जो एसोफेगस को ठीक नहीं होती है। कई दफ़ा कहते हैं रेट्रोग्रेड पेरिस्टालिसिस के बजाय इसके खाना नीचे जाए, वो नीचे से वो कंस्ट्रिक्ट होती हैं, वो ऊपर से खाना आना शुरू हो जाता है, तो वो हो जाता है। तो ये उन स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए ये भी मेजरमेंट जो है भी की जा सकती है। तो ये मेन 4 जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये इसको रिफ्लक्स को कंफर्म करने के लिए या दूसरी जो कंडीशन डिजीजेस होती हैं उनको एक्सक्लूड करने के लिए की जा सकती हैं। अब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स को ट्रीट कैसे करना है? तो ट्रीटमेंट के लिए जो है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि नॉन फार्माकोलॉजिकल के मेडिसिन के बगैर हम इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तो ये पोस्चर है, जैसे मैं आपको दिखा रहा था कि ग्लास में पानी है, अगर ग्लास को आप टिल्ट करेंगे तो पानी बाहर आ जाएगा। तो ये होता है कि ये बच्चे की जो पोजीशन होती है, जब हाबिल हसूस बेबी होते हैं, तो फीड के दौरान, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान या बच्चे को बॉटल फीडिंग के दौरान, कुदरती तौर पे बच्चे का हेड जो है वो हमारे बाजू के ऊपर, एल्बो लेवल के ऊपर होता है और बाकी की बॉडी नीचे होती है। तो ये तकरीबन 15-20 डिग्री जो है वो इंक्लिनेशन होती है, जो कि बच्चे के लिए काफ़ी बेहतरीन होती है। और जब बच्चे को आपने लिटाना है तो ये कोशिश करें कि हेड साइज है, हेड का वो जगह है, वो थोड़ी सी ऊंची हो। तो ये 12 से 15 या 12 से 20 डिग्री जो है, ये एलिवेशन होना चाहिए बच्चे की, ताकि ये फिजिकली ग्रेविटी के हिसाब से, ग्रेविटी फूड को नीचे लेकर जाए, ऊपर उसका आना मुमकिन ना हो। तो ये एक पोजीशन जो है, एक बच्चे को आप जब खाना देते हैं, उसको फिर सुलाते हैं, तो थोड़ा सा हेड जो है उसको एलिवेट रखें। उसके बाद ये है कि ओवर फीडिंग जो अवॉइड करना चाहिए। अमूमन वेरी डिफिकल्ट है बच्चे को ओवर फीड करना, लेकिन अमूमन होता है। हमारे पास कई दफ़ा बच्चे जब आते हैं वॉमिटिंग के हिसाब से, तो हम उनसे पूछते हैं जी आप फीड कितना खा रहे हैं या कितने दे रहे हैं, तो अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे को किस उम्र में किस वज़न के हिसाब से कितना फीड लेना चाहिए। और अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो ये ऐसे ही है कि जैसे आप एक पानी का सिंक है आपका, तो सिंक में आप टैप खोल देते हैं तो वो फिल होना शुरू हो जाएगा। और जब टैप वो आपका सिंक भर जाएगा तो फिर ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ओवरफ्लो के लिए भी इन्होंने वो टैप का वो ऊपर एक होल रखा हुआ है ताकि वो वहां से ओवरफ्लो हो। तो अगर आपको टैप फिल हो जाएगा तो बाकी की चीजें वो बाहर ही आनी है, तो बच्चे को वॉमिटिंग जो है वो आ जाएगी। तो ये भी देखना है कि अगर बच्चे का वजन बढ़ रहा है और ये ऐसी चीजें हो रही है, तो हो सकता है कि बच्चा ओवर फीडिंग हो रही है, तो उसको जो है वो कम करने की कोशिश होगी। लेकिन ये ऑब्वियसली ये सही असेस करना पड़ेगा कि ये क्या प्रॉब्लम है। तो ओवर फीडिंग इज ऑल्सो प्रॉब्लम। उसके बाद है कि अगर ऐसी कोई चीज है कि आप कह रहे हैं कि ओवर फीडिंग भी नहीं हो रही है, कई दफा होता है कि बच्चों का मैदा जो होता है उसका साइज स्मॉल होता है, और ये जब जो फीड होती है या बड़े होते हैं तो ये मैदे का साइज बड़ा शुरू होना जाता है, और जब एडल्ट होते हैं तो हमारा पेट आगे की तरफ निकला होता है क्योंकि साइज काफी बढ़ चुका होता है। तो उसकी एक जो वो मैनेजमेंट की ये है कि एक फुल बॉटल देने के बजाय आप उसको थोड़ी दे मिकदार में, और वो थोड़ी मिकदार जो है आप वक्फा जो है फीस में कम कर दें। मिसाल के तौर पे अगर आप 6 औंस दे रहे हैं हर 4 घंटे के बाद, तो उसको आप 3 औंस हर 2 घंटे के बाद दे देंगे, तो वो बच्चा उसको कोप कर लेगा, उसको अकोमोडेट कर लेगा, ज्यादा नहीं कर सकेगा। तो एक तो ये है कि फीड को स्मॉल कर लें और उसको ज्यादा
दफा दे ले ताकि ओवरऑल जो है बच्चे के वो फीडिंग या न्यूट्रिशन पे असर ना पड़े। एक है ये जैसे इन्फेंट्रीनी में बताया वो लिखा हुआ है, तो इन्फेंट्रीनी होती है एक फीड जिसमें के आम जो दूध है उससे 33% जो फीड जो है कैलोरीज वो ज्यादा होती हैं। तो एक ये होता है कि अगर वो कैलोरीज को जो है हम ज्यादा कर दें तो मिकदार कम देना पड़ेगी, तो उससे भी जो बच्चे की जो है रिफ्लक्स जो है वो जरा कम हो जाएगा। तो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फीड्स मोर फ्रीक्वेंटली, या फीड को एनरिच कर दें एक्स्ट्रा कैलोरी से ताकि ओवरऑल वॉल्यूम जरा कम देना पड़े। उसके बाद है कि अब्डोमिनल प्रेशर जो है वो अवॉइड करें कि कम हो। तो ये जैसे बच्चे को कडल करके उसमें डाल दिया गया है, या जैसे बच्चे बैठते हैं कार सीट्स में होते हैं तो उनके नीज जो है वो ऊपर आए होते हैं, ऊपर से नीचे आए होते हैं, तो वो मैदे के ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ता है। तो ऐसी पोजीशन जिसके ऊपर के मैदे के ऊपर प्रेशर पड़े उसको अवॉइड करें। या जैसे बच्चे के गैस वगैरह हो जाती है तो कोशिश करें कि बच्चे को फीडिंग के दौरान जो है वो भी बर्प करें और बच्चे को फीडिंग एंड वगैरह के ऊपर, ताकि जो गैस वगैरह बच्चा स्वॉलो कर रहा होता है फीडिंग के दौरान वो बाहर निकल आए। उसके बाद होता है कि जब आप फिजियोथेरेपी कर रहे होते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो वन कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है रिफ्लक्स का, तो कोशिश करें कि हेड को ज्यादा नीचे की तरफ टिल्ट ना करें। और दूसरा ये है कि फिजियो जो है बच्चे की फीड से पहले करें, और अगर करना है कि फीड कर चुके हैं तो फिर कम से कम 1 घंटा जो है वो जरूर इंतजार करें, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मैदे में खाना 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक रहता है। तो कोशिश करें कि कम से कम 1-1.5 घंटा जो है खाने के बाद इंतजार करके फिर फिजियो करें, ताकि बच्चे को वो जो कुछ खाया है वो ऊपर ना आए। और दूसरा ये है कि उसका हेड ज्यादा टिल्ट नीचे की तरफ ना करें, ये जो पोस्टल ड्रेनेज में किया जाता है, तो वो एहतियात करें ताकि बच्चे को रिफ्लक्स जो है वो कम हो सके। उसके बाद होते हैं कि कई खाने ऐसे हैं, जैसे कि मैंने फैट का जिक्र किया, वो कई ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से रिफ्लक्स ज्यादा हो सकता है। एडल्ट्स में जो है ये ओबेसिटी वगैरह जो है वो कॉमन फैक्टर है, स्मोकिंग जो है वो कॉमन फैक्टर है। लेकिन ऑब्वियसली हमारे बच्चे तो वो नहीं कर रहे होते, करना भी नहीं चाहिए और पेरेंट्स को भी नहीं करना चाहिए। तो उसके अलावा जो है फूड्स जो कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स के साथ एसोसिएटेड है वो कौन से, एसिड फूड्स मिसाल के तौर पर सिट्रस फूड्स जो है, ऑरेंज वगैरह आते हैं, पाइन एप्पल वगैरह हो जाती है, ऐसी चीजों से भी जो है वो ज्यादा एसिडिटी हो सकती है। और बिलखसूस कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो फिजी ड्रिंक्स होती हैं उससे भी एक तो उनमें गैस होती है, दूसरी वो एसिडिक होती हैं, उनसे दांत भी खराब होते हैं, वो भी होता है। तो कभी कभार वो ठीक है ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं ज्यादा जो है उन्हें फिजी ड्रिंक्स वगैरह वो ना दें, क्योंकि पेट भी फूलेगा, इससे एसिड भी होगा, रिफ्लक्स भी ज्यादा होने के इम्कान है। उसके बाद फिर ये स्पाइसी फूड जो कि हमारे एशिया में अमूमन काफी लाइक किए जाते हैं और दे टेस्टी एज वेल, लेकिन अगर ऑब्वियसली वो टेस्ट आपको नुकसान दे रहा है तो उससे गुरेज करें। तो स्पाइसी फूड को अवॉइड करें। कैफीन जो है ये भी जो है ये इससे भी जो रिफ्लक्स ज्यादा होता है। और ऑब्वियसली बच्चे कैफीन वगैरह तो ले नहीं रहे होते हैं, लेकिन ये बड़े बच्चे होते हैं या एडल्ट्स होते हैं वो इस चीज का ख्याल रखें कि वो भी कैफीन को अवॉइड करें अगर उन्हें गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है। चॉकलेट्स होती हैं, हम बच्चों को कहते हैं कि चॉकलेट खाएं। ऑब्वियसली अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा केयरफुल हो, लेकिन हम चॉकलेट्स और फैटी फूड्स अवॉइड नहीं करते हैं, इन्हें देते हैं, लेकिन उनको साथ जो है हाजमे के हिसाब से दूसरी चीजों के हिसाब से उन्हें मेडिसिन देते हैं, ताकि इनका अगर ये भी चीजें वो छोड़ देंगे तो उनका वजन नहीं बढ़ेगा। तो कई चीजें हमें पता है लेकिन हम उन्हें फिर भी एनकरेज करते हैं कि वो ऐसी चीजें जरूर लें। उसके अलावा मैंने ये मिल्क इंटॉलरेंस का लिखा है, काउज मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस, ये CMPI, या लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है जो कि लैक्टोज शुगर होती है वो बच्चे की टॉलरेट नहीं करते हैं, तो उससे भी जो मैदा है उसमें इरिटेशन होती है, फूल जाता है, ब्लोटीनेस आती है, बच्चे को वॉमिटिंग होती है। तो वो भी जो है हिस्ट्री वगैरह से देखना पड़ता है। और इसकी जो मैनेजमेंट होती है वो ऑब्वियसली मिल्क को वो हाइड्रोलाइज्ड मिल्क होता है, जो प्री डाइजेस्टेड कुछ किस्म का मिल्क होते हैं वो देना पड़ती है, उससे हो जाती है। तो ये चीजें सभी कंसिडर करना पड़ती हैं आपको इससे पहले कि आप उन्हें मेडिसिन जो है वो देना शुरू करें। तो मेडिसिन जो है वो फिर कब इस्तेमाल करेंगे? मेडिसिन उस वक्त आप इस्तेमाल करेंगे जब ये वॉमिटिंग रिफ्लक्स वगैरह है ये बच्चे के वेट को अफेक्ट करना शुरू कर देती है। और जैसे ये ग्राफ आपने, सॉरी ये लाइंस आ गई हैं, पता नहीं क्यों आ गई हैं, बहरहाल ये बच्चे का वजन जो है ना, मैं कुछ चले लाइनें देख लेता हूँ, अगर प्रॉब्लम हुई तो मैं डिलीट कर दूंगा, पता नहीं क्यों ऐसी आ गई हैं। मैं कुछ करता हूँ, I'll exit and I'll come back to it, ताकि देखें कि वो हो जाती हैं। ठीक है, तो अब मैं दोबारा कर लेता हूँ इसको। हाँ, तो ये जो है
ये नीचे वाला जो ग्राफ जो है ये वेट आपको दिखा रहा है, तो ये वेट पहले 6 महीने तक बच्चे का ठीक है, और ये मैंने ग्रोथ चार्ट जो था वो पहले लेक्चर में भी इस्तेमाल किया था। इसके बाद बच्चे का वजन जो है वो आप देख रहे हैं कि नहीं बढ़ रहा, तो आपने वो नॉन फार्माकोलॉजिकल जो चीजें जो पहले ऊपर जिक्र किया वो आपने देखना है। उसके बाद अगर ये कुछ और है तो फिर इसको भी एड्रेस करना है। तो जब बच्चे का वजन कम हो रहा है तो फिर आपने देखना है कि क्या हमने इससे मेडिसिन के साथ या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग के साथ कुछ इंटरवीन करना है या नहीं करना है। या जब बच्चे जो है डिस्ट्रेस में होते हैं, फूड अवर्शन होते हैं, तो ये करते हैं। तो ये देखें दाएं हाथ के, ये बच्चा जो है इसको बॉटल फीड देखते ही बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चे की साइकोलॉजी ऐसी है, बच्चा फील करता है कि मैंने अब ये फीड ली तो मुझे दर्द होना शुरू हो जाएगा। और यही चीज ये हो रही है कि जब बच्चा खाना खा रहा है तो उसको वो दर्द वाला है, वो तकलीफ जो है वो शुरू हो गई है। तो जो मैं वो सेंडिफर सिंड्रोम की बात कर रहा हूँ, तो ये पोस्टर होता है कि बच्चे वो बैक को आर्च करते हैं, क्योंकि जब मैदे में से जो स्टमक ऊपर फूड पाइप में आता है, तो फिर जो बच्चे को इरिटेशन होती है, तो बच्चा जो है वो डिस्टोनिक मूवमेंट्स वगैरह होती है, वो ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि पोस्टर हो जाता है। ये वेरी क्लासिकल ये सिम्टम्स होते हैं एसोफेजिटिस के, इन्फ्लेमेशन ऑफ द फूड पाइप, तो उससे होता है। तो ये चीजें जो है देखने से भी एहसास हो जाता है कि क्या बच्चे को ये रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स तो नहीं हो रहा। मैं ये थोड़ी सी अपनी तरफ से ये डिस्क्लोजर कर रहा हूँ कि जो मैंने मेडिसिन नाम डिस्कस करनी है, मेरा उनके साथ या उनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए मैं नाम ले रहा हूँ, और बिलखसूस जो पाकिस्तान में हूँ, तो ये जो है कि ये मुझे किसी ने पे नहीं किया है कि मैं इनका नाम लूँ, तो वो इसलिए मैंने ये डिक्लेरेशन थोड़ी सी मुनासिब समझा कि मैं सभी को बता दूँ कि जो मैं नाम लूँगा किसी प्रोडक्ट वगैरह के, वो जो है वो फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट्स एंड फैमिलीज है, नॉट के मेरा कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है। तो फार्माकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है उसमें ये है कि फीड थिकनर, कि जैसे मैंने कहा कि ये ग्रेविटी के हिसाब से है कि जो पानी बहता हुआ पानी जो है वो ज्यादा बहेगा, अगर उसको थिकन कर देंगे, जैसे सॉलिड्स होते हैं तो वो नहीं इतना आएंगे। वो बराबर वाली बात के ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। तो इसमें ये ऑब्वियसली जितनी वोटरी चीज होगी उसके फ्लो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर उसमें कुछ किसी किस्म का फूड थिकनर जो आप ऐड कर दें, जो कि कई किस्म के होते हैं, तो उससे जो है वो उसकी डेंसिटी जो है वो तब्दील हो जाएगी, और फिर उस चीज का मैदे से ऊपर फूड पाइप की तरफ आना जो है वो कम हो जाएगा चांसेस। ये मुख्तलिफ किस्म के जो फीड्स भी अवेलेबल हैं, जिसे कि एंटी रिफ्लक्स जो है फीड्स कहते हैं, जो कि हमारे पिछले जो न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट वगैरह था उसमें भी थोड़े से डिस्कस हुए थे। तो ये रेडीमेड पाउडर हैं जिनमें के ये फीड थिकनर्स ऑलरेडी एडिड होते हैं, तो ये भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और ये AR या एंटी रिफ्लक्स के हिसाब से ये मिलते हैं। तो ये फीड्स भी अवेलेबल है अगर वो करना चाहें तो, या कुदरती वो जो आर्टिफिशियल या एडिशनल पाउडर भी ऐड करके फीड में वो भी दिया जा सकता है। और एक ये जो कैरोबेल है, ये भी फीड थिकनर है, जो ब्रेस्ट फीडिंग वाले हैं वो भी थोड़ा सा एक्सप्रेस करके उसमें डाला जा सकता है। तो ये ऑब्वियसली डिब्बा में तो ब्रेस्ट मिल्क नहीं आएगा, लेकिन एक्सप्रेस करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा वो दे के बच्चे को पहले देना पड़ेगा, फिर बच्चे को जो है वो फीडिंग करना पड़ेगी। तो ये कैरोबेल है जो भी एज ए फीड थिकनर आता है। उसके बाद जो है ये गैविस्कॉन है। गैविस्कॉन भी जो है इसका भी है कि एंटी रिफ्लक्स के हिसाब से जो है इस्तेमाल की जाती है। ये फीड को थिकन भी करता है, और एक बैरियर भी स्टमक में पैदा कर देता है, जिससे कि ऊपर फीड का आना जो मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है गैविस्कॉन जो है वो फीड जब भी बच्चे को दी जाती है उससे पहले जो दिया जा सकता है। लेकिन फीड थिकनर्स और गैविस्कॉन दोनों को इकट्ठा जमा ना करें, क्योंकि ये एक चीज होती है बीजोड जिसको कहते हैं। इससे ये होता है, ये जैसे गोला बन जाता है ना, कि एक मांस बन जाता है, वो सख्त हो जाता है, तो वो जमा हो जाता है मैदा में, तो उससे भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है कि फीड इतनी थिक ना हो। और अगर आपने ये फीड में डाला है और मिल्क फीड खा रहे हैं, तो फिर बच्चे को टीथ का साइज इतना ही होगा, बच्चा वो सक करेगा लेकिन उसको मिलेगा कुछ नहीं है, तो उसको वो जो है वो दिक्कत होती है स्वालो करने के हिसाब से। तो दो चीजों का एहसास करना चाहिए कि जो भी ऐड करें वो इतना थिक ना हो जाए कि बच्चा जो है वो उसको सक ना कर सके या स्वालो ना कर सके। उसके बाद जो है ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो चीजें एसिडिटी को कम करती हैं कि जिसकी वजह से फिर एसोफेजिटिस या इन्फ्लेमेशन ना हो और बच्चे को वो तकलीफ ना हो, वो भी यूज कर सकते हैं। और ये कुछ नाम जो कि पाकिस्तान में मिल जाते हैं वो मैंने इस्तेमाल किए यहाँ के ऊपर।
ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से पहले हमारे पास एक वो सिसाप्राइड मेडिसिन होती थी जो कि हम 35 साल पहले यूज किया करते थे। वो उसके साइड इफेक्ट थे, वो खत्म होगी। उसके बाद जो थे वो रेनिटिडिन या ज़ैंटैक के नाम से मेडिसिन आती थी, फिर उसके कई साइड इफेक्ट्स ऐसे जाहिर आ गए थे कि अब वो भी देना बंद कर दिया है। तो ये की चीजें आती रहती है। तो इस वक्त मेनली जो मेडिसिन जो है एसिड को कट करने वाली, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है वो यूज किए जाते हैं। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ये इनके अपने भी साइड इफेक्ट्स हैं। तो दो, अगर ये दाएं से शुरू करें, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस, क्योंकि ये मैदा जो है इसमें जो एसिड होता है, जो हम चीजें खाते हैं उनमें कई जरासीम होते हैं, तो इन जरासीमों को वो मार देते हैं। तो अगर जरासीम ना मरे तो ये जो है कई जो है क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट इन्फेक्शन वो हो जाता है, या कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया आ जाता है, कि जैसे रिफ्लक्स में जो होते हैं बग्स वगैरह, वो अगर स्टमक ना मारे ऊपर आ जाए तो वो जो है वो आस्पिरेट करेगा तो वो लंग्स में चले जाएंगे, जैसे लंग इन्फेक्शन का मैंने वो जिक्र किया था। तो इससे भी जो है वो इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, आंतों के इन्फेक्शन भी बढ़ने के इम्कान ज्यादा है, क्योंकि वो एसिड कम कुदरती तौर पे जो था उसको हमने मसनूई तौर पे मेडिसिन से कम किया, तो वो बग्स जो है वो किल नहीं हो रही हैं स्टमक में। एक चीज जो कि मैदे में एसिड से बच जाती है वो टीबी है, जो कि टीबी का टेस्ट जो है, इसीलिए हम मैदे का टेस्ट जो करते हैं वो टीबी को उस हिसाब से भी कर सकते हैं। टीबी ऐसी चीज है जो एसिड उसे किल नहीं करता, बाकी के अमूमन जरासीम जो है वो इस मैदे में वो मर जाते हैं। उसके बाद होता है कि ये डिक्रीज लेवल ऑफ सीरम विटामिन B12, ये अब्जॉर्प्शन जो है मैग्नीशियम आयन और विटामिन बी की, ये भी कम कर देता है। तो ये अगर विटामिन डी भी जो होता है उससे भी कम कर दे, जिसके इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स, तो वो भी चीज देखना पड़ती है कि विटामिन लेवल्स वगैरह जो है वो ज्यादा कम तो नहीं हो रहे हैं। और ये इसके एसोसिएशन ये डिमेंशिया के साथ भी, दिमाग के ऊपर भी जो है उसके साइड इफेक्ट्स आती हैं। मैदे के ऊपर जो है, जैसे में ये मैदा न्यूप्लेजिया वगैरह होती हैं, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा वगैरह होते हैं, इसके भी चांसेस होते हैं। एच पाइलोराई जो है उसकी ट्रीटमेंट जो है वो की जाती है बिलखसूस इनके साथ, लेकिन इन्फेक्शन जैसे मैंने कहा कि वो चीजें वो भी बढ़ सकती हैं। रिसेंटली जो है इसके चांस जो है ये पंप इनहिबिटर्स पीपीआई के जो है, ये सिसाप्राइड वगैरह है, सिसाप्राइड नहीं बल्कि ये जो ओमेप्राजोल वगैरह है, इसके दिल के ऊपर जो है ये कार्डियक फैक्टर्स हैं वो भी जाहिर हुए हैं कि ये इसके हार्ट के प्रॉब्लम्स वो भी ज्यादा हो सकती हैं, और अक्यूट किडनी इंजरी जो AKI जो है या क्रॉनिक किडनी डिजीज जो है इससे वो भी हो सकती है। तो लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स, और हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। जो हम पैरासीटामोल लेते हैं उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन इसका जो हम देखना है कि एक मॉडरेशन में करना पड़ता है, एक बैलेंस रखना पड़ता है। तो इसीलिए कोई मेडिसिन खुद अपने तौर पे जो है वो स्टार्ट ना करें और अपने तौर पे उसे स्टॉप भी ना करें। इसीलिए ये डॉक्टर जो है इनका भी ये जरिया बना हुआ है अपने पैसे कमाने का, तो इनसे भी थोड़ा सा रजू कर लिया करें कि कौन सी मेडिसिन जो ठीक रहेगी या कौन सी ठीक नहीं रहेगी और किस मिकदार में लेना होती है। तो ये यूजफुल चीजें हैं, इन्हें स्टॉप आप खुद ना करें या ना ही खुद स्टार्ट करें, लेकिन मेडिकल एडवाइस है उसके मुताबिक चलें। ये जो स्लाइड में आपको कह रहा था कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स, ये जो है ओवर द ईयर्स जो है 35 टू से लेकर 50% ऑफ द पेशेंट्स विद सिस्टिक फाइब्रोसिस इन अमेरिकन रजिस्ट्री, वो जो है वो इन पंप इनहिबिटर्स के ऊपर है, ये मेडिसिन ले रहे हैं। तो इतनी ये बुरी चीज भी नहीं है, अगर होती तो ये 50% ऑफ द पॉपुलेशन ना लेती, लेकिन उसके लिए डिसाइड करना जो है ये एक मेडिकल प्रोफेशन के साथ और फैमिली, बच्चे के या मरीज के सिम्टम्स के हिसाब से देखना पड़ेगा। बाकी की कौन सी मेडिसिन है जिससे ये कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स जो है वो बेहतर हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि अगर स्टमक जो है वो सही काम नहीं कर रहा है, लेजी है, मैदे में खाना जो है ज्यादा देर ठहर रहा है जिसके ऊपर आने के इम्कान ज्यादा है, तो फिर वो मेडिसिन जिससे कि स्टमक एम्प्टी जल्दी हो, जिसे कि प्रो होता है कि जो चीज को ज्यादा करता है, कनेटिक उसकी मूवमेंट को करता है, तो वो मैदे की मूवमेंट को नीचे की तरफ उसे एम्प्टी कर देता है वो मेडिसिन। तो वो पाकिस्तान में ये मुटिलियम या जो है डोमपेरिडोन के नाम से ये मिलती है, ये मेडिसिन भी दी जा सकती है, लेकिन इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, और ये साइड इफेक्ट्स भी जो है ये काफी हद तक है जो कि हो जाते हैं। तो उसको भी खुद भी इस्तेमाल ना करें अपने तौर पे, और अपने तौर पे स्टॉप भी ना करें, बल्कि मेडिकल एडवाइस के हिसाब से वो चले। तो ये साइड इफेक्ट्स हैं। ये डायरिया वगैरह जो है ये इसलिए क्योंकि ये मैदे में वो एम्प्टी आउट करता है, तो इंटेस्टाइन को खाली करता है, तो इससे स्टूल जो है वो ज्यादा आने के इम्कान हो सकते हैं।
इसी ग्रुप में जो है कई और एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे अजिथ्रोमाइसिन है, वो भी ऐसे ही करती है। और अजिथ्रोमाइसिन के साथ क्लिथ्रोमाइसिन है और एरिथ्रोमाइसिन, ये भी इंटेस्टाइनल हरी करती हैं। इनको जो साइड इफेक्ट होता है डायरिया, इसी वजह से होता है कि ये मैदे को खाली कर देती है जल्दी और इंटेस्टाइन को जो है वो जैसे डोमपेरिडोन होता है, डोमपेरिडोन में होता है, ये जो मैं लिखा है कि एक साइड इफेक्ट इसका है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। तो जिन माओ को ब्रेस्ट मिल्क जिनका कम होता है, उसको कई दफा वो मेडिसिन देते हैं ताकि उनका मिल्क ज्यादा बन जाए। तो ये इसका वो साइड इफेक्ट होता है जो कि एक अच्छी चीज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वैसे ही है कि ये विद डिस्कशन विद डॉक्टर जो है वो चीज करना चाहिए, अपने तौर पे वो ऐसी चीज ना करें। उसके बाद है कि ये चीजें तो आ गई हैं मेडिसिन की ट्रीटमेंट के हिसाब से, मेडिसिन के साथ भी और बगैर मेडिसिन में भी काफी। अब जो है ये ट्यूब फीडिंग का जो है वो क्या है और कैसे करना चाहिए। बेसिकली ट्यूब फीडिंग सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ये एक टीम डिसीजन होगा, ये किसी एक बंदे का नहीं होता है, ये सिर्फ फिजिशियन का डॉक्टर का नहीं है, बल्कि वो न्यूट्रिशन वाला जो होते हैं डाइटिशियन होते हैं, उनका मेन रोल होता है और दे लीड ऑन दैट कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जो है एक मेडिकल आपकी इंडिकेशन होना चाहिए कि वजह होनी चाहिए, या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है उसकी वजह से होना चाहिए, और बच्चा उसकी सूटेबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चे टॉलरेट अच्छा करते हैं कि नहीं करते हैं, कि फैमिलीज इसको कर सकती हैं कि नहीं कर सकती है। तो फैमिली सिलेक्शन, बच्चा सिलेक्शन, दैट इज ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ये है कि अगर किसी को ट्यूब फीडिंग देनी है तो उसके लिए उनकी ट्रेनिंग उनको देना पड़ती है, और उसके लिए बैकअप सपोर्ट भी उनको अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि ट्यूब डाल दी और घर भेज दिया और बच्चा जो है वो ट्यूब मूव होगी, ऊपर आ गई, वॉमिटिंग हुई, एस्पिरेट हुआ, और बच्चे जो है कई दफा जो है ट्यूब गलत जगह पे भी चली जाती है। तो वो चीजें जो है वो सभी कुछ देखना पड़ती है। तो ये टीम अप्रोच है, और सही इसके साथ जो है गुड इंडिकेशन होना चाहिए, और उसके साथ बैकअप सपोर्ट होना चाहिए। तो ट्यूब फीडिंग की जो इश्यूज सिस्टिक फाइब्रोसिस में जिसकी वजह हो सकती है वो क्या है। एक तो ये कि सिग्निफिकेंट गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स है, कि बच्चों को ये वॉमिटिंग वगैरह की चक्कर में हो रही है, तो ट्यूब फीडिंग से ये है कि वो ट्रिकल के हिसाब से लगातार ओवर लॉन्गर पीरियड भी दी जा सकती है। उसके बाद है कि जिन बच्चों को वॉमिटिंग ज्यादा आती है खांसी के साथ, तो उनके लिए भी जो है कि अगर वो खाना खाया है, कफ आई है, वॉमिट कर दिया है, तो उनकी वो न्यूट्रिशन नीचे नहीं रही है, तो वो होता है कि ट्यूब फीडिंग के थ्रू ओवरनाइट जो है कई दफा वो मेकअप करने के लिए उन्हें ट्यूब फीड दी जाती है। अगर कई रहते हैं बच्चे की एपिटाइट कम होती है लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ रहा होता है, क्योंकि एपिटाइट जो है वो नहीं होती, और एपिटाइट कम होने की ये भी होता है कि चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, उसके साथ उनके वो जो म्यूकस है वो मैदे में जमा हो जाता है, जिससे कि एपिटाइट कम हो जाती है। तो उनके लिए भी ये ट्यूब फीडिंग रीजनेबल है। और ऑब्वियसली मेन रीजन जो है जिसका बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा होता, और बिलहसूस जब बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा होता तो उसके साथ वो उनका लंग फंक्शन जो है वो भी खराब हो जाता है, या लंग इन्फेक्शन होने से उनकी एपिटाइट पूरी हो जाती है, वजन जो है वो डाउन चला जाता है। तो ये वजन और लंग फंक्शन, वेट गेन जो है ये काफी रिलेटेड है एक दूसरे से। और फिर वो बच्चे जिनको लंग ट्रांसप्लांट वगैरह की जरूरत होती है और न्यूट्रिशनल स्टेटस नहीं होता है, तो उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा होना चाहिए। तो उससे कई दफा आता है कि ट्रांसप्लांट से पहले बच्चों की न्यूट्रिशनल स्टेटस को बेहतर करने के लिए भी ट्यूब फीड दी जाती है। और ट्यूब फीड होती है कि आप उसे लगातार भी दे सकते हैं, ओवरनाइट भी दे सकते हैं, और डे टाइम बोर्सेस भी दे सकते हैं, वो डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। तो टाइप्स ऑफ फीडिंग, ट्यूब फीड्स जो होती हैं उसको कौन कौन सी ट्यूब फीडिंग होती है। एक होता है ओरोगैस्ट्रिक, ओरो जो होता है उसका मतलब है कि मुंह के थ्रू, जैसे ये बच्चे में मुंह से जो है वो ट्यूब जा रही है और स्टमक में जाएगी, ये गैस्ट्रिक स्टमक, ओरो मुंह, so ये मुंह से स्टमक में ये ट्यूब जाती है। तो इसकी कंफर्म करना पड़ता है टेस्ट के हिसाब से, पीएच के हिसाब से, या एक्सरे के हिसाब से कि क्या ये पोजीशन इसकी ठीक है या नहीं है। तो एक तो ये ट्यूब होती है। एक होता है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, जो मुंह से नहीं बल्कि नोज के थ्रू। तो जो बच्चे की टेम्पररी चीज करना पड़ती है, मुंह के थ्रू भी दे लेते हैं, लेकिन मुंह में कई दफा बच्चे हाथ वाले भी लगाते हैं, पुल आउट हो जाती है, मुंह में सही लगता भी नहीं है, फिक्स भी नहीं होते हैं। तो फिर जो है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है ये जाती स्टमक में ही है लेकिन नोज के थ्रू दी जाती है, और इसको फिर ये जैसे टेप कर दिया जाता है चीक के ऊपर, तो वो ताकि ये लॉन्गर टर्म के लिए जो है बेहतर होती है थ्रू द नोज। तो नेजोगैस्ट्रिक होती है। एक होता है नेजोड्यूडिनम, जो पहले वाली है वो नेजोगैस्ट्रिक जो थी वो है कि स्टमक में चली जाती है। तो ये जो है ये स्टमक के बजाय जो है ये ड्यूडिनम जो कि बाहर का हिस्सा है उसमें चली जाती है।
और कई चीजें ऐसी हैं कि जो बच्चों को रिफ्लक्स होता है मिसाल के तौर पे, तो अगर आपने नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब दी और खाना उनमें से काफी उसका स्टमक भर दिया, तो जैसे मैंने कहा कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी जो है वो रिफ्लक्स वो कंट्रीब्यूट करती है। तो अगर मैदे में दे दिया तो फिर रिफ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए ड्यूडीनम में डालते हैं ताकि मैदा बाईपास हो जाए, मैदा फिल ही ना हो, स्टमक फिल ना हो, तो ये ट्यूब जो है ये स्मॉल इंटेस्टिन में चली जाए। तो उसके भी कई दफा जो है वो चेक करना पड़ता है कि इज इन द राइट प्लेस। या अगर और प्रॉब्लम हो तो उससे जीजीनल ट्यूब होती है वो भी कर देते हैं कि इतनी ट्यूब लंबी हो कि स्मॉल इंटेस्टिन जो कि ड्यूडेनम के बाद का स्मॉल इंटेस्टिन का हिस्सा आता है उसमें चली जाए। तो ये डिफरेंट किस्म की ट्यूब्स होती हैं कि जो बच्चे की कंडीशन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कौन सी ट्यूब जो है वो बच्चे को देनी है। उसके बाद ये होता है कि सर्जिकली प्लेस्ड होती हैं वो ट्यूब्स होती हैं, ये परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी पैग वाले, या पैग के साथ जो है वो पैग बटन होता है, या जीजीनोस्टमी ट्यूब होती हैं, तो वो होती हैं, और दीज आर सर्जिकली प्लेस्ड। तो ये जो है ये पैग है, और ये जो है ये होता है कि वो जो मैंने एंडोस्कोपी का कहा था ना कि वो कैमरा डाल के देखते हैं, तो ये मैदे में से वो जो है लाइट शाइन करते हैं, और फिर मैदे में से बाहर जो है वहां से कट लगा लेते हैं किस एरिया में जाना है, वो अंदर से फिर वो ट्यूब पकड़ के उसको वो कर लेते हैं, और ये टेक्स लिटिल बिट ऑफ द टाइम टू हील अप। लेकिन वो उन्हें पोजीशन के हिसाब से वो स्कोप डालते हैं, और स्कोप से इंटरनली मैदे में देखते हैं और फिर दिखाते हैं। तो ये ट्यूब भी इसमें साथ फिक्स की जाती है, या उसके साथ वो हैंगिंग की बजाय ये बटन जो है ये भी फिट किया जाता है, और बटन को ये ओपन करके इसके साथ फिर जो है वो ट्यूब अटैच कर देती है फीडिंग के हिसाब से। तो ये बटन भी होते हैं और ट्यूब भी होती है। उसके बाद ये जेजिनोस्टमी, ये भी सर्जिकली प्लेस्ड होती है, ये भी जो है ये आपके मुंह या नोज से नहीं जाती है, बल्कि ये स्किन में से डायरेक्टली इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन जाती है, जो कि इसी बटन ये पैग की तरह, ये गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब फीडिंग की तरह ये भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूब्स हैं जो कि फीडिंग के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और एक होता है ये सर्जिकली, कई बच्चों में जैसे रिफ्लक्स है तो आपने गैस्ट्रोस्टमी डालनी है, तो अगर गैस्ट्रोस्टमी आप डाल रही हैं, बच्चे को फीड कर रहे हैं, लेकिन रिफ्लक्स वहीं का वहीं है, तो वो बच्चा जो है वॉमिट करेगा, तो उसके चांसेस होते हैं कि ज्यादा वो फिर आस्पिरेट करेगा, आस्पिरेट के बाद उसे लंग्स की प्रॉब्लम भी होगी। तो उसके लिए होता है कि एक सर्जिकल कंडीशन होती है, जिस टेक्निक होती है जिसके फंडोप्लिकेशन कहते हैं, कि वो स्टमक को जो है वो ट्विस्ट करके रैप कर देती हैं ताकि वॉमिटिंग बच्चे को ना हो। तो फिर फीड जो है स्टमक में दी जाती है, और उसके साथ जो है वो प्रोसीजर से जो है बच्चे को वॉमिटिंग नहीं होती है या कम होती है। अब ट्यूब वगैरह जो है वो बच्चे में डाल गया, तो इसको फीड कैसे करना है, वो टेक्निक्स ऑफ फीड कौन सी है। एक होता है कि आपने वो बच्चे को मिसाल के तौर पर हमने 2 ओंस देना है या 3 ओंस देना है, तो वो एक सिरिंज ले लें, उस सिरिंज में जो है वो फीड डाल दें, और ग्रेविटी के हिसाब से वो खुद जो है फीड नीचे चली जाएगी। तो ये कुछ मिनट लगते हैं और बेबी जो है फूड चली जाती है। तो हर जैसे 3 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद अगर देनी है फीड तो दे सकते हैं। या ये होता है कि अमूमन हम बच्चे की टोटल फीडिंग स्टॉप नहीं करते हैं, बच्चे को ऑफर करते हैं जितना बच्चा आसानी से ले ले। तो उसके बाद अगर बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो लेना तो बाकी की फीड जो है वो टॉप अप के हिसाब से वो दी जा सकती है। तो इसको कहते हैं कि ग्रेविटी फीडिंग, कि इसमें आप कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, बल्कि खुद ही ग्रेविटी से ये फीड जो है ट्यूब के थ्रू वो मैदे में जा रही है। एक होता है कि आप इसने सिरिंज और पुश के हिसाब से करना है, कि आप ये फीड है, आपने वो ग्रेविटी के हिसाब से नहीं करना, वो इंतजार नहीं करना है, तो आप वो फिल करके उसको पुश भी कर सकते हैं, वो दैट कैन गो। लेकिन ऑब्वियसली स्क्वर्ट्स इनटू द स्टमक वो भी चीज होती है, तो वो लेकिन है कि वो एक ये भी है कि आप उसे पुश भी कर सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि जब लॉन्गर टर्म के देने के लिए फीडिंग देते हैं या ओवरनाइट देते हैं, तो बैग, ये जो पंप, ये पंप है, पंप के ऊपर बैग है, बैग में फीड होगी, तो आप उसको डिटरमिन कर सकते हैं कि इसकी कितनी जो है वो फीड देनी है। वो 50 मील्स पर आवर के हिसाब से भी दे सकते हैं। कई बच्चे होते हैं कि 500 मील्स हाफ ए लीटर ओवरनाइट देते हैं, तो वो 50 मील्स पर आवर के हिसाब से वो 10 घंटे में वो ओवरनाइट फीड उनकी हो जाती है। ये पंप जो है वो डिसाइड करता है कि इतना बच्चा आराम से सो रहा है और पंप जो है ये फीडिंग कर रहा है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं फीडिंग के हिसाब से, कि पुश आपने बोलस देनी है या ग्रेविटी फीड के हिसाब से देनी है या पंप फीड के हिसाब से देनी है। और एडवांटेजेस भी फीड के ये है कि जो बच्चा एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं ले रहा होता है वो कैलोरीज बच्चे को मिल जाती है ताकि उसका वेट वगैरह जो है वो मेंटेन रहे। और इसके साथ ये है कि उसके सिम्टम्स जो है रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स के, वो भी फिर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो फीडिंग जो है वो इंड्यूस नहीं करती है, वॉमिटिंग नहीं होती है।
और उसके बाद यह है कि जो नेजोगैस्ट्रिक फीड जो है दूसरी है, जो कई ऐसी मेडिसिन है, विटामिन सप्लीमेंट्स है, दूसरी चीजें हैं, वो आप इस ट्यूब के थ्रू दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स है जो लिक्विड वगैरह की है वो दे सकती हैं, लेकिन क्रियॉन वगैरह का भी ख्याल रखना है, क्योंकि जो क्रियॉन है वो अगर ट्यूब छोटे साइज की है, जो कि आम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब 6 वगैरह 8 की आ रही है, तो उसमें वो ब्लॉक कर देगा ट्यूब को। अगर साइज 10 है या बड़ी है तो उसमें वो क्रियॉन की वो छोटी है, वो आप दे सकते हैं थ्रू द सिरिंज वगैरह, लेकिन वो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। वो आपको पहले उसके टेस्ट कर लें, ट्यूब बाहर बच्चे से बाहर होके क्या वो काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन कोशिश करें कि ट्यूब जो है उसमें से वो क्रियॉन जो है वो ना डाले। ये कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं, जरूरी नहीं है कि ये इसके एडवांटेज हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। उसके ये अगर देखें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वो कॉम्प्लिकेशन, बच्चे को डायरिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग स्टिल हो सकती है, उसका टमी भी जो डिस्टेंडेड हो सकती है, क्योंकि आप फीड स्पेशली पंप के थ्रू दे रही हैं, अगर रफ्तार उसकी तेज है तो वो भी हो सकती है। टेक्निकली जो है ये ट्यूब पास करने के बच्चा ट्रोमाटाइज भी हो सकता है, ये मूव भी हो सकती है, ये वॉमिट भी बच्चा वापस कर सकता है। ये वॉमिट होके अगर मिसाल के तौर पे एसोफेगस या फूड पाइप में मैदे से निकल के ऊपर आ जाए और उसको फीड कर रहे हैं, तो वो जो है बच्चा आस्पिरेट भी कर सकता है, जिससे चोकिंग भी हो सकती है, लंग इन्फेक्शन भी हो सकता है। और बाकी के उसमें आप डाला क्या कुछ है, पानी की मिकदार कितनी है, बाकी फीड की कितनी है, कैल्शियम मैग्नीशियम वो चीजें कितनी है, ग्लूकोज वगैरह कितना है, वो चीजें भी मिकदार के हिसाब से वो देखना पड़ती हैं, कितने तेज दे रहे हैं वो भी देखना पड़ती हैं। और इसके साथ जैसे गैस्ट्रोस्टमी, वो ऑब्वियसली वो ट्यूब है, होल है, तो उसके इन्फेक्शन भी उस जगह के ऊपर हो सकते हैं। तो कई दफा वो डिस्चार्ज, गैस्ट्रोस्टमी बटन डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है, या गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब जो है वो इन्फेक्शन वगैरह वहाँ उस पर हो जाता है। कई बच्चे होते हैं कि फूड अवर्शन वगैरह के हिसाब से भी, कि अगर आपने उन्हें खाने के थ्रू, मुंह के थ्रू कुछ नहीं दिया, तो उनके वो खाने के जो मसल जो है वो सही नहीं होते, या बच्चा जो नेक्स्ट टाइम जो है वो खाएगा नहीं। तो वो भी आपने एक बैलेंस रखना है कि मुंह के थ्रू भी देना है। इट्स नॉट ए रिप्लेसमेंट फॉर ओरल फीडिंग, बल्कि सप्लीमेंट करना है कि बच्चा जो खाए वो उसे जरूर देना चाहिए, और बाकी की चीज जो है सप्लीमेंट्री वो देना चाहिए। और ये चीजें जो होती हैं डिलीवरी रूट वगैरह के हिसाब से वो भी ख्याल रखना चाहिए, कि चेक भी करना चाहिए बच्चों का कि कैसे जा रहे हैं, और डाइजेशन साथ क्रियॉन वगैरह के हिसाब से भी। और ये भी है कि अगर फीडिंग ओवरनाइट दे रहे हैं तो क्रियॉन की टाइमिंग क्या होना चाहिए। कई होते हैं कि वो शुरू में आधी डोज दे देते हैं और 4-5 घंटे के बाद आधी डोज हाफ वे थ्रू दे देते हैं। कई होते हैं कि वो एक बैग में क्रियॉन डाल के सेपरेट में वो बाइकार्बोनेट वाला कार्बोनेटेड चीज होती है उसमें डाल के वो डिजॉल्व होती है, वो साथ साथ वो भी ट्यूब के थ्रू दे दिए जाते हैं। तो वो डिफरेंट टेक्निक होती है, जो आपका सेंटर जो है वो डिफरेंट तरीका से शायद हो सकता है वो दे रहा हो। तो ये सभी चीजें जो है ये प्लान करना पड़ती हैं, डिस्कस करना पड़ती हैं फिजिशियन के साथ, डाइटिशियन के साथ, और मॉनिटर करना पड़ती हैं। तो आई होप के दैट वाज यूजफुल।